हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। और आज हम केमिस्ट्री में आपके लिए लेसन 4 केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बल गतिकी का कुछ हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बच्चों, और जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी वीवीआई साबित होगा। तो चलिए बच्चों, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के की इकाई होती है। पहला ऑप्शन है बच्चों सेकेंड इनवर्स, दूसरा है सेकेंड इनवर्स 2, और सी है बच्चों मोल पर लीटर, और डी है बच्चों आपका नन। ठीक है, तो ये बच्चों काफ़ी वीवीआई ये जो हमारा चैप्टर है ना, ये केमिकल काइनेटिक जो चैप्टर है, ये बच्चों काफ़ी वीवीआई चैप्टर है बच्चों। एग्जामिनेशन के लिए खास करके, चाहे वो आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, इससे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इसका हम आंसर बताने वाले हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की के की जो इकाई होती है ना, वो पर प्रति सेकेंड होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। इसी तरह से हम आपके लिए कभी केमिस्ट्री, कभी फिजिक्स, कभी बायोलॉजी, कभी मैथमेटिक्स में क्वेश्चन लेकर आया करेंगे। ठीक है, आप लोग जल्दी से है ना, जितने भी हमारे क्लास होते हैं और ख़ास करके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर जो आधारित हमारा जो क्लास होता है, उसमें आप कलम कॉपी साथ लेकर बैठिए। ठीक है, और उसके बाद काफ़ी मज़ा आएगा। और ये प्रश्न ना बार बार पूछा जाता है, इस तरह का प्रश्न बच्चों हमेशा पूछा जाता है, और लगभग बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर ए होगा, इसे नोट कर ले कि पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखिए दूसरा प्रश्न भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न जो है ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कहता है CH3COO-C2H5 प्लस H2O, यानी कि हमारा ये जो है ना, इसको कह सकते हैं हम एथाइल एसीटेट को जब हम जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमारा एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल बनता है। कि कहता है बच्चों कोटि क्या होगी। ठीक है, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है 1, तीसरा है 2 और डी है 3। एक बार क्वेश्चन फिर से जरा सुन लीजिए। ठीक है, कहता है एथाइल एसीटेट को जब वाटर के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं तो एसिटिक अम्ल और इथाइल अल्कोहल मिलता है बच्चों। की कोटि क्या है, ऑर्डर आपको बताने हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है 0, बी है 1, सी है 2 और डी है 3। ठीक है, तो इसका चलिए बच्चों आप लोग इसका आंसर लिखने के लिए तैयार हो जाइए। इसका ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न आपके सामने हम रखते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए आपको दिख रहा होगा। कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है ताप से, दूसरा ऑप्शन है दाब से, तीसरा है सांद्रता से और डी है तनुता से। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग प्रभावित होता है उसके ये कारक लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन बच्चों ताप से, दाब से, सांद्रता से और ये तनुता से। ये बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए ना बिल्कुल 100% सही है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग प्रभावित होता है बच्चों वो ताप से होता है, यानी टेम्परेचर से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो हमारा रेट होता है, रेट यानी दर जो होती है अभिक्रिया की, वो प्रभावित हो जाती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और ये हम चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कहता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है। पहला ऑप्शन है प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर, बी है तापक्रम पर, सी है दाब पर और डी नन ऑफ दीजिए। इस तरह का क्वेश्चन बच्चों मुझे कहा जाए कि आप है ना केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बल गतिकी में कुछ आप महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आप शामिल करो, तो ये क्वेश्चन ना बच्चों मैं जरूर शामिल करूं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है किस कारक के कारण, प्रतिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रण पर, बी तापक्रम पर, सी दाब पर और डी नन। ठीक है, तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी आप नोट कीजिएगा अपने कॉपी में कि चौथा प्रश्न है आज के क्लास का, इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, बी ऑप्शन, बी पर मैं टिक मार रहा हूं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ओके बच्चों,
चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और ये 5वां नंबर क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, देखिए 5वां नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया होगा। कहता प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है ए ऑप्शन 0.6 बटा के, बी 0.693 बाई के, सी 0.10 बाई के, डी 0.93 बटा के। ठीक है, तो ये बार बार आया हुआ प्रश्न है, ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है बच्चों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन मैं बी मारने वाला हूं। ठीक है, बी ऑप्शन याद रखिए, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और ये 6वां नंबर प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, और 6ठा नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि हमारा 6ठा नंबर प्रश्न क्या है, बिल्कुल अब दिख गया होगा। ठीक है, कहता है बच्चों कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, प्रति सेकेंड, या फिर बी मोल, लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और सी है L2 मोल इनवर्स 2 और सेकेंड इनवर्स 1, डी है मोल इनवर्स और ये लीटर और ये सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ये भी बच्चों VVI प्रश्न है, ये भी ना आपका VVI प्रश्न है। ओके बच्चों, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और 7वां नंबर प्रश्न आपके सामने हम रख रहे हैं। ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न देखिए दिख रहा हो, कहता है किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है परमाणु भार पर, बी समतुल्य भार पर, सी अनुभार पर और डी सक्रिय भार पर। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी होगा। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बच्चों ना डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और आपके सामने हम 8वां नंबर प्रश्न रख रहे हैं। ठीक है, देखिए 8वां नंबर प्रश्न क्या है, आपको अच्छी तरीका से दिख जाए पहले मैं, ठीक है आपको अब दिख रहा होगा। 8वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, याद रखिएगा बच्चों। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक हो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक हो, द्वितीय कोटि के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी लिखा हुआ है VVI। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है लीटर सेकेंड इनवर्स, बी है लीटर मोल इनवर्स, सी है मोल सेकेंड इनवर्स, डी है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई जो होता है बच्चों मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है बच्चों, मैं जहाँ तक संभव हो सकता है मैं क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सटीक लिख के लाता हूँ, लेकिन यदि एक आध क्वेश्चन में इधर इधर हो जाए, ठीक है, लेकिन उससे आप मिलान कर लो। ठीक है, देखिए बच्चों 9वां नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा, कहता है दूसरे क्रम की अभिक्रिया में के की इकाई होती है सेकेंड इनवर्स, मोल इनवर्स, लीटर, मोल इनवर्स लीटर, सेकेंड इनवर्स डी। ठीक है, तो ये ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर है 9वां का बी। ठीक है, देखिए बच्चों 10वां नंबर प्रश्न में आपको दिख रहा होगा, कहता है किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है सक्रिय ऊर्जा पर, अभिकारकों के सांद्रता पर, ताप पर, डी दाब पर। यानी प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है, यानी फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन होता है, उसका हमारा जो रेट कांस्टेंट होता है बच्चों, कहता है किस पे डिपेंड नहीं करता है, सक्रिय ऊर्जा पर, बी अभिकारकों की सांद्रता पर, सी ताप पर, डी दाब पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 10वां का मैं ऑप्शन नंबर बी करता हूं। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी ना, बी ऑप्शन नंबर करेक्ट है बच्चों, ये बी 10वां का बी जरूर याद रखिएगा कि 10वां क्वेश्चन का बी आंसर करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और 11वां नंबर प्रश्न आपके सामने हम रख रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चों दिख गया होगा, कहता है H2 ये भी गैस है, Cl2 ये भी गैस है, इन दी प्रेजेंस ऑफ Hb यानी कि सनलाइट के उपस्थिति में यदि इसकी अभिक्रिया कराते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को, तो ये हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड देता है बच्चों, ये भी गैस देता है। अतः इस प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगी, पहला ऑप्शन शून्य कोटि, दूसरा प्रथम कोटि, तीसरा द्वितीय कोटि, डी नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लाजवाब प्रश्न है बच्चों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब है, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है बच्चों आपके एग्जामिनेशन के लिए खास करके। ठीक है, तो मैं इसका ऑप्शन नंबर ए करता हूँ कि हमारा हाइड्रोजन गैस जो है यदि क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करता है सूर्य की लाइट की उपस्थिति में,
तो यहाँ पर क्या है ना, हमारा हाइड्रोजन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है और इस प्रतिक्रिया की कोटि जो होती है शून्य कोटि होती है, यानी कि 11वां का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और 12वां नंबर प्रश्न आपके सामने रखते हैं। देखते हैं 12वां नंबर प्रश्न क्या है। देखिए क्या कहता है, यदि कहता है यदि प्रतिक्रिया ए से बी हो तो इसका रेट जो लिखेंगे, आप जानते होंगे कि जो हमारा रिएक्टेंट का रेट होता है माइनस में लिखा जाता है, जो प्रोडक्ट का रेट होता है वो प्लस में लिखा जाता है। तो माइनस डी ए बाई डी टी बराबर, यहाँ लिखा हुआ है 2 इंटू, है ना, डी बी बाई डी टी। ये जो ब्रैकेट का चिन्ह है कंसंट्रेशन को बताता है बच्चों। ये बड़ी ब्रैकेट का जो चिन्ह है कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता को बताता है, मोल पर लीटर। ठीक है, कहता प्रतिक्रिया का वेग नियम क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपको अब दिख रहा होगा क्लियर। ठीक है, क्लियर दिख गया होगा। ये है बच्चों पहला ऑप्शन माइनस डी ए बाई डी टी इंटू के, और ए कंसंट्रेशन पर घात 2 है। ठीक है, बराबर बी जो है ये ऑप्शन है डी बी बाई डी टी बराबर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ये कंसंट्रेशन ऑफ ए डी ए बाई डी टी बराबर के इंटू ए कंसंट्रेशन ऑफ ए पर घात 2, डी ए माइनस डी बाई डी टी के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी पर घात 2 हो गया। ठीक है, तो देखिए बच्चों, है ना, कोई भी क्वेश्चन को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। ठीक है, हालांकि इसका ऑप्शन नंबर ए इसमें लिखा हुआ है कि ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन का मिलान आप कर लेना, इस क्वेश्चन के में का आप आंसर मिलान जरूर कर लेना 12 नंबर क्वेश्चन का कि आंसर क्या होगा। ठीक है, ओके बच्चों, चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। 13वां नंबर प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, 13वां नंबर प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। कहता है क्या, जरा ध्यान से देखिएगा कि 13वां नंबर प्रश्न है क्या। कहता है बच्चों कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है, समांगी उत्प्रेरण, ठोसों का मिलना, जंग लगना और वैद्युत अपघटन प्रक्रिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी ने बच्चों आपका क्या ना करेक्ट आंसर है कि वैद्युत अपघटन प्रक्रिया की जो घटना है ये पृष्ठीय परिघटना नहीं है। ओके, चलिए बच्चों अब हम 14वां नंबर प्रश्न आपके सामने रखते हैं। ठीक है, सभी प्रश्न बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, चलिए देखिए 14वां नंबर भी प्रश्न आपको साफ साफ अब दिख रहा होगा, मैं दिखा दूं पहले। ठीक है, चलिए बच्चों, कहता रासायनिक अभिक्रिया H2 और I2, ये 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड देता है, ये गैस है का साम्य स्थिरांक Kp निर्भर करता है पूर्ण दाब पर, उत्प्रेरक पर, H2I2 की मात्रा पर, D तापक्रम पर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब प्रश्न है, ये 14वां नंबर प्रश्न है बच्चों। ठीक है, और इसका जो है ना आंसर जो है ये डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है कि रासायनिक अभिक्रिया H2I2 2HI का साम्य स्थिरांक जो है Kp जो है निर्भर करता है टेम्परेचर। बच्चों डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ओके बच्चों, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिख रहा होगा, देखिए दिख गया अब। ठीक है, आपका ये 15वां नंबर प्रश्न जो है आपको दिख गया होगा, बिल्कुल इत्मीनान से देखिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, कहता है प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग यदि 10⁻⁻² m है तो अर्धायु काल होगा। ऑप्शन ए 693 m, ऑप्शन बी 69.3, ऑप्शन सी 6.93 m और डी जो है 0.693 m। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी मारना है। इसका ऑप्शन नंबर क्या मारना है बच्चों, बी मारना है। ठीक है, 16वां नंबर प्रश्न दिख रहा होगा, था H प्लस और प्लस OH माइनस यदि H2O बन है तो क्या है, अति मंद है कि मंद है कि तीव्र है कि मध्यम चालकी है। तो यानी कि जो अभिक्रिया हमको बतानी है बच्चों इस क्वेश्चन में कि अभिक्रिया तेजी से हो रही है कि मध्यम चाल से हो रही है कि बहुत ही धीमा हो रहा है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया बहुत तेजी से होता है बच्चों। H प्लस और OH माइनस जो है ये मिल के हमारा H2O मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। ओके बच्चों, अब देखिए 17वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। कहता अर्हेनियस समीकरण में अंतःखंड बराबर होता है -A/R IN × A और IN K और ये log 10⁻A। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न बुझा रहा है मुझे। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ओके बच्चों,
चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 18वां नंबर प्रश्न आपके सामने रखते हैं। कहता है निम्न, देखिए थोड़ा सा दिख रहा होगा, चलिए देखिए अब। कहता है निम्न समांगीय अभिक्रिया A+B से यदि C के लिए दर स्थिरांक की इकाई होगी सेकेंड इनवर्स मोल, सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स डी सेकेंड। ठीक है, निम्न समांगी अभिक्रिया A+B से C जो बनता है उसका स्थिरांक की इकाई जो होती है सेकेंड इनवर्स और मोल इनवर्स होता है बच्चों। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए और ये 19वां नंबर प्रश्न हम आपके सामने रख रहे हैं। कहता है ना कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। पहला शून्य कोटि, दूसरा प्रथम कोटि, तीसरा द्वितीय कोटि और डी तृतीय कोटि। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा सवाल लग रहा है बच्चों। ये क्वेश्चन को आप VVI कर दीजिएगा 19वां नंबर प्रश्न को। इसका आंसर होगा बच्चों प्रथम कोटि, और इसको VVI कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 19 को ना VVI कर लो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और ये 20वां नंबर प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। देखिए क्या कहता है उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो T½ समानुपाती है A का, T½ समानुपाती है 1/A का, T½ समानुपाती है A² का, T½ समानुपाती है 1/A² का। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो जिसके लिए T½ जो होता है A का समानुपाती होता है। ओके बच्चों, चलिए बच्चों बढ़ा जाए 21वां नंबर प्रश्न को देखा जाए कि हमारा 21वां नंबर प्रश्न क्या है। ठीक है, चलिए 21वां नंबर प्रश्न दिख रहा होगा। ठीक है, क्या कहता है निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रिया की वेग को प्रभावित नहीं करता है। अभिक्रियकों के गुण पर, अभिक्रियकों की सांद्रता पर, अभिक्रिया का तापमान पर, अभिक्रिया की आणविकता पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ना करेक्ट आंसर है कि अभिक्रिया की आणविकता, ठीक है आणविकता, ठीक सॉरी आणविकता, ठीक है आणविकता पर हमारा अभिक्रिया का वेग प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22वां हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22वां बच्चों काफ़ी अच्छा प्रश्न लग रहा है। कहता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होती है, निश्चित होती है, समय के साथ घटती है, समय के साथ बढ़ती है, कभी घटती है कभी बढ़ती है। तो इसे भी आप नोट कर लो कि किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की जो रेट होती है वो निश्चित होती है, यानी कि कांस्टेंट होता है बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए और ये हम आपका 23वां नंबर प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए दिख गया होगा, पूरी क्वेश्चन अच्छी तरह से दिख जाए। चलिए मेरी यही कामना है। देखिए कहता है बच्चों अब कि एक रासायनिक अभिक्रिया में T जो है समानुपाती है 1/A पे घात n-1 की अर्ध आयु दी क्या होगी, यही बताना है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन है A n, B है n-1, C है n+1, D है n²। तो ऑप्शन नंबर ए मारना है बच्चों। ओके बच्चों, चलिए बढ़ा जाए और ये हम 24वां नंबर प्रश्न आपके सामने रखते हैं। कहता निम्न में से किस समीकरण द्वारा त्वरित वेग बताया गया है। -dc/dt, -dx/dt, c -dt/dc, d जो है t/dc/dt प्लस dc/dt। ठीक है, तो यहाँ c कंसंट्रेशन होगा बच्चों। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा -dc/dt। ये 24 नंबर का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसे भी आप नोट कर सकते हो। देखिए 25वां नंबर क्वेश्चन आपको भी दिख रहा होगा। कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में ढाल का मान खींचा जाता है ताप व दाब के मध्य, ताप व सांद्रता के बीच, log k और 1/t के मध्य, और ताप एवं √p के मध्य। क्वेश्चन एक बार फिर से, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ढाल यानी कि स्लोप यानी प्रवणता का मान खींचा जाता है। पहला ऑप्शन ताप व दाब के मध्य, बी है दाब एवं सांद्रता पर, सी है बच्चों log k और 1/t के मध्य, और डी है ताप एवं √p के मध्य। ये काफ़ी अच्छा सवाल है बच्चों। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ढाल का जो मान खींचा जाता है log k और 1/t के मध्य होता है। ओके बच्चों, आगे बढ़ा जाए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और 26वां नंबर प्रश्न को देखते हैं हम। ठीक है, देखिए क्या कहता है 26वां नंबर प्रश्न। कहता है यदि किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रियाओं का उत्तेजन ऊर्जा समान हुआ है तो
डेल्टा एच बराबर जीरो, डेल्टा एस बराबर जीरो, शून्य कोटिक प्रतिक्रिया, डी नन ऑफ दी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है बच्चों कि किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रियाओं का उत्तेजन ऊर्जा समान होती है, डेल्टा एच बराबर जीरो। अच्छा सवाल लग रहा है बच्चों। ठीक है, 27वां नंबर प्रश्न देखा जाए, 27 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, इसका ये ऑप्शन भी देखा जाए। क्या कहता है, कहता टंगस्टन के पृष्ठ पर NH3 का विघटन किस कोटि की अभिक्रिया। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, है ना, क्या लाजवाब क्वेश्चन है ये। कहता है टंगस्टन के पृष्ठ पर NH3 का विघटन किस कोटि की अभिक्रिया है। बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों, इसे बार बार नोट करो और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है बच्चों कि टंगस्टन के पृष्ठ पर NH3 का विघटन किस कोटि की अभिक्रिया से होती है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया से होती है। ठीक है बच्चों, आज के क्लास के बारे में जरूर बताइएगा कि आज हमने जो क्वेश्चन सिलेक्शन किया है वह किस प्रकार का है, कैसा है, आपको कैसा लगा। ठीक है, ये अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलेंगे बच्चों। और आने वाले नए सालों में जो बच्चे 11 से 12th में जाएंगे उन बच्चों के लिए हमारे ड्रीम्स क्लासेज के ऐप्स पर आपका साइंस का प्रत्येक चैप्टर का फुल्ली वीडियो विथ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, विथ शॉर्ट क्वेश्चन, विथ लॉन्ग क्वेश्चन, आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा बच्चों। तो आप वहां पे जाके लर्निंग ऐप से आप 12वीं कक्षा की आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मैं यही बताना चाहता हूँ। नहीं तो आप हमारा जो ड्रीम क्लासेज के नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम 28वें नंबर प्रश्न पे थे, 28वें नंबर प्रश्न पे थे। ठीक है, देखिए 28वें नंबर प्रश्न पे थे, सॉरी बच्चों, हम ये देख लीजिएगा। ठीक है, कि टंगस्टन के पृष्ठ पर NH3 का विघटन किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है बच्चों। ठीक है, इसे आप नोट करना ना भूलेंगे कि टंगस्टन के पृष्ठ पर NH3 का विघटन जो है किस कोटि की अभिक्रिया है, तो बच्चों शून्य कोटि की अभिक्रिया। ओके बच्चों, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और 29वां नंबर प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न हमें लग रहा है। 29वां नंबर प्रश्न देखिए, आपको अच्छी तरह से दिख गया होगा इसका ऑप्शन भी। कहता अधिकांश अभिक्रियाओं को सक्रिय ऊर्जा 50 किलोग्राम प्रति m है होती है, तो ऐसी अभिक्रियाओं का ताप गुणांक होता है लगभग 2, लगभग 3, 1 से मैंने 1 से छोटा और 4 से बड़ा। तो इसका ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है बच्चों। ठीक है, नोट किया जाए आज के ये प्रश्न। और बच्चों ये हम 30वां प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक है, 30वां प्रश्न आपके सामने लेकर आ गए। देखिए क्या कहता है, कहता रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु यदि 4 दिन है, 2 दिन बाद में इसकी 6 मात्रा होगी। ए ऑप्शन 1/√2, बी ऑप्शन -1 1/√2, सी 20%, डी 1/8। काफ़ी अच्छा सवाल है ये बच्चों, इसे मैं बार बार सेलेक्ट करूँ इस तरह का क्वेश्चन कि रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु 4 दिन है, तो 2 दिन में इसकी 6 मात्रा होगी। 1/√2, बी 1-1/√2, सी 20% और डी 1/8। तो बच्चों बी ऑप्शन ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन है जो बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु 4 दिन है, 2 दिन बाद इसकी 6 मात्रा जो होगी बच्चों 1-1/√2 होगी। ठीक है, तो बच्चों आज के क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक देखा, और अगले क्लास बच्चों हम अगला टॉपिक लेने की लेसन हम 5 लेकर आएंगे। आज हमारा लेसन 4 था, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। ठीक है, तो बच्चों आपका एग्जामिनेशन का समय बिल्कुल बहुत कम है। आप लास्ट समय में NCERT बुक फॉलो करें। NCERT का लॉन्ग क्वेश्चन, आपका शॉर्ट क्वेश्चन, चाहे मैथ का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायो का हो। ठीक है, NCERT का एग्जाम्पल जरूर पढ़ें बच्चों। ठीक है, एग्जाम्पल अभी पढ़ने का समय है और एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने का समय है। पहले एग्जाम्पल कर जाओ, फिर उसके साथ जो है ना आप उसका एक्सरसाइज साथ में कर जाओ। ठीक है, और पढ़ने के लिए कोई बात नहीं बच्चों, दिन में यदि समय ना मिले तो रात्रि पाठशाला खोलकर बैठो और रात्रि में पढ़ाई किया करो। और बच्चों जो भी सब्जेक्ट पढ़ो ना कम से कम 1 घंटे जरूर पढ़ो। ठीक है, आप सिलेबस बना लो। ठीक है, कि रात में हमको खाना वाना खाकर 8 से 11, ठीक है, 3 घंटे मतलब 2-2 सब्जेक्ट लेकर हम बैठेंगे, या तो 1.5 घंटे का शिफ्ट बना लो
या तो 1 घंटे का शिफ्ट बनाओगे 3 सब्जेक्ट कवर हो जाएगा एक दिन में, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़ाई कर सकते हो शिफ्ट बनाकर, वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा बच्चों। तो बच्चों आज का क्लास इतना ही तक। ओके बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में।